आपके कर्म ही आपकी पहचान है, कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के हजारों इंसान हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे कुशवाहा। आज का जो सेशन होने वाला है वो बिल्कुल तबाही मचाने वाला सेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, है तो अपेंडिक्स 2A का हल क्वेश्चन किया हुआ सॉल्यूशन जो बनाया गया है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन का सिलेक्शन ऐसा है कि क्या अपेंडिक्स 3 और क्या LDC 70% एंड 30% सब पर भारी पड़ने वाला क्वेश्चन का सिलेक्शन कर सकते हैं। सुपर्ब है, सुपर्ब। तो वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। और यहाँ पर देखिए, रेल व्हील फैक्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो कि बेला में है, यानी अपेंडिक्स 2A IREM एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन है। और सब्जेक्ट है जनरल रूल्स एंड प्रोसीजर यानी GRP का क्वेश्चन है। जनरल रूल्स एंड प्रोसीजर जो कि GRP कहलाता है। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का है, और टाइम जो है वो है 3 आवर्स। इसमें आपको जो न्यू पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार 80 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, और बाकी जो रेस्ट 20 क्वेश्चन जो बच गए वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। ये 7 जून 2022 को एग्जाम कंडक्ट किया गया। कुछ इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स के लिए कि आंसर ऑल क्वेश्चन इन पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए का क्वेश्चन आपको यहाँ से शुरुआत होता है जो कि 80 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का है। तो इस तरह से रहेगा। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। यहाँ पर इस बाकी सब इंस्ट्रक्शन है वो है, तो सारे इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट, बट यहाँ आपके लिए जो जानना जरूरी है कि आंसर ऑल क्वेश्चन इन पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी में ऑल क्वेश्चन का आंसर देना, एंड ईच क्वेश्चन इन पार्ट ए कैरीज 1 मार्क एंड पार्ट बी कैरीज 20 मार्क्स। यानी दो पार्ट में आपका क्वेश्चन का डिवाइडेशन किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड पार्ट बी ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। तो इस प्रकार से मार्क्स का डिवाइडेशन हो गया। और इसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट है कि वो कि देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। इसमें किसी भी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं पार्ट 1 में है, पार्ट ए जो है वो 80 मार्क्स का है, दैट मीन्स 80 क्वेश्चन। आपका ये जो वीडियो है वो दो पार्ट में आपको मिलेगा। एक पार्ट में हाफ क्वेश्चन को कवर किया गया, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें रेस्ट ऑफ क्वेश्चन को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 कि नेम द एक्ट विच प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयनेशन ऑफ थोड़ा और बड़ा कर लिया जाए, जूम कर लिया जाए। यस, अब सही है। क्वेश्चन फिर से है कि नेम द एक्ट विच प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयनेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। यानी कह रहा है कि उस एक्ट का नाम बताइए जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को प्रिवेंट्स करता है, उसके एक्सप्लॉयनेशन से, उसके हनन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मिनिमम वेजेज एक्ट 1936। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREM। तो जिसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। यानी क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन का आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ PF बाय द एम्प्लॉय। यानी किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा PF में जो मंथली कंट्रीब्यूशन होता है वो उसके मंथली इनकम का कितना परसेंट होता है, तो 8.33% होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ TA इफ एन एम्प्लॉय इज आउट ऑफ हिज हेडक्वार्टर फॉर मोर देन 12 आवर्स इन ए डे। यदि कोई एम्प्लॉय अपने हेडक्वार्टर से 12 घंटा से ज़्यादा बाहर रहता है तो उसे जो TA दिया जाएगा वो कितने परसेंट दिया जाएगा, तो वो 100% उसको पे किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का कलेक्शन नो डाउट वेरी सुपर्ब। व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ HRA इन सिटीज क्लासिफाइड एज X। यानी 3 सिटीज में बांटा गया है एज पर 7 CPC X, Y एंड Z। जो X सिटी में जो सिटीज़ है तो वहाँ पर HRA का जो रेट है वो कितना है, तो 27% है। राइट आंसर 27%। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्स ग्रेजुटी पेवेबल एज पर 7 CP। यानी 7 CP के अनुसार जो मैक्सिमम जो ग्रेजुटी है उसमें कितने रुपीज़ का, कितने अमाउंट का मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है, तो वो है 20 लाख। ओके, 20 लाख रुपया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कम्यूटेशंस ऑफ पेंशन इज। यानी यदि किसी का कोई पेंशनधारी है तो पेंशन का कितने % मैक्सिमम कम्यूटेशन
किया जा सकता है वो है 40%। राइट आंसर विल बी शी। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस ऑन, यानी एनपीएस को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1 जनवरी 2004 को, यानी 1 जनवरी 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द एक्ट विच एम्स प्रॉम्प्ट एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट एनी आर्बिट्ररी डिडक्शन, यानी कह रहा है कि वो कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा रेगुलर पेमेंट की बात किया गया। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन आपका आंसर मिलता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। 1936 वेजेस एक्ट के द्वारा रेगुलर पेमेंट देने की बात लाई गई। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा जूम कर लिया जाए ताकि क्वेश्चन को पढ़ने में आसानी हो। यस, क्वेश्चन नंबर यहाँ है कि लीव नॉट ड्यू जिसको LND भी बोला जाता है, क्या LND बोला जाता है, LND, लीव नॉट ड्यू। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लीव नॉट ड्यू फॉर हाउ मेनी डेज इज एलिजिबल फॉर रेलवे एम्प्लॉयज इन इंटायर सर्विस। कहता है कि लीव नॉट ड्यू के लिए कोई भी रेलवे एम्प्लॉय कब एलिजिबल होगा, तो जब 360 डेज हो जाएगा ना, लीव नॉट ड्यू 360 डेज इज एलिजिबल फॉर रेलवे एम्प्लॉय इन इंटायर सर्विस। पूरे अपने सर्विस के दौरान 360 डेज का चाहिए, तब जाकर आप लीव नॉट ड्यू फॉर 360 डेज इज एलिजिबल फॉर रेलवे एम्प्लॉय इन इंटायर सर्विस, यानी पूरे इंटायर सर्विस के दौरान, यानी पूरे सर्विस के दौरान रेलवे एम्प्लॉय 360 डेज के लिए लीव नॉट ड्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए 360। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द फुल फॉर्म ऑफ CIPS। अब CIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है CIPS, एक होता है IPAS, एक होता है CIPAS। तो CIPAS का मतलब होता है सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कम्यूटेटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रीस्टोर्ड, यानी कोई पेंशन पर कोई एम्प्लॉय आ गया है तो कितने सालों के बाद उसका जो पेंशन है वो क्या हो जाएगा, रीस्टोर्ड हो जाएगा। कम्यूटेटेड जो पोर्शन है पेंशन का वो रीस्टोर किया जा सकता है, तो वो है आफ्टर 15 ईयर्स। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ MACP। आप देखते हो कि आफ्टर 10 ईयर्स MACP लगता है, यदि किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन नहीं हुआ तो एज पर MACP वो मॉनेटरी बेनिफिट पाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि फुल फॉर्म ऑफ MACP। तो MACP का जो फुल फॉर्म होता है वो मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर forthcoming examination, whether that is appendix 3A, appendix 2A, LDC 20% and LDC 30%. So keep attention. And next question है 14 कि the accepting authority in a stores tender can exercise the powers of direct acceptance in a tender up to a value of। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो होता है, स्टोर टेंडर की बात हो रही है, तो उसमें डायरेक्ट एक्सेप्टेंस जो किया जाता है टेंडर का वो कितने वैल्यू तक किया जा सकता है, तो वो 50 लाख रुपया तक उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है विदाउट एनी टेंडर, विदाउट मतलब मीन्स डायरेक्ट एक्सेप्टेंस कह सकते हैं कि पावर है कंपिटेंट अथॉरिटी को कि बिना कोई नोटिफिकेशन के वो डायरेक्ट 50 लाख तक का जो टेंडर है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि द प्रोडक्टिविटी टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन वर्क्स विच आर सैंक्शन। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, मैं इसकी चर्चा कई बार कर चुका हूँ कि जब क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज रहे तो उसका ऑप्शन आंख बंद कर ऑल ऑफ दीज पूछे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्रोडक्टिविटी टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन वर्क्स विच आर सैंक्शन। जो वर्क सैंक्शन किया जाता है, तो जो प्रोडक्टिविटी टेस्ट होता है वो प्रोडक्टिविटी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, तो किस बेस पर किया जाता है, तो बेस तो कोई एक रहेगा नहीं, 2 3 4 मोर देन 1 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ए हो सकता है कंसिडरिंग द फाइनेंशियल रिटर्न, ये भी हो सकता है कंसिडरिंग द सेफ्टी, ये भी सही है, और कंसिडरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट्स, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, द एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ऑफ ऑडिट ऑफिस इज अ। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि जो इस्टेब्लिशमेंट चार्जेज होता है ऑफ ऑडिट ऑफिस का वो क्या कहलाता है, तो वो जो कहलाता है
कि देखिए वोटेड एक्सपेंडिचर चार्ज एक्सपेंडिचर को ये दोनों को तो पहले काट दीजिए, ये दोनों तो होगा नहीं बिकॉज ये प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट का मैटर है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंटीजेंसी एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द एलोकेशन प्रिंसिपल्स लेबर वेलफेयर वर्क्स विच कॉस्ट ₹1.5 करोड़ इज चार्ज टू। अब देखिए कहता है एज पर द एलोकेशन प्रिंसिपल लेबर वेलफेयर वर्क्स का जो कॉस्ट है जिसका कि कॉस्ट 1.5 करोड़ है वो चार्ज किया जाता है। तो कैपिटल, RRS के, डेवलपमेंट फंड, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेवलपमेंट फंड। डेवलपमेंट फंड के रूप में 1.5 करोड़ जो रुपीज़ है वो मतलब एलोकेशन प्रिंसिपल के रूप में लेबर वेलफेयर वर्क्स के लिए दिया जाता है फंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पढ़ते हैं कि द मोबाइलाइजेशन एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर इज रिलेटेड इज रिलीज्ड एट, यानी जो मोबाइलाइजेशन जो एडवांस होता है जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है वो 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का दिया जाता है। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि जो मोबाइलाइजेशन एडवांस होता है वो 10% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को दिया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EVR? इसकी चर्चा कई बार कई वीडियो में हो चुकी है कि EVR स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, EVR। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ट्रांजैक्शन सेटल्ड बिटवीन रेलवेज एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर नोन है, यानी वैसा ट्रांजैक्शन जो रेलवे और किसी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच यदि उसको सेटल्ड किया जाता है तो वैसे ट्रांजैक्शन को कहते हैं रेमिटेंस ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? रेमिटेंस ट्रांजैक्शन। और मैं यहाँ पर ले गया तो आपको ये भी बता दूँ कि यदि ट्रांजैक्शन जो सेटल्ड हो वो रेलवे के ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच हो तो वो ट्रांजैक्शन कहलाता है ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन। बट यहाँ है कि रेलवे डिपार्टमेंट है और कोई अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, रेमिटेंस ट्रांजैक्शन। होप कि आप को रिलेट कर रहे होंगे क्वेश्चन से और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ शेड्यूल ऑफ पावर्स। अब देखिए शेड्यूल ऑफ पावर की एक मोटी बुक है जो हम लोग ऑफिसेज में देखते हैं, SOP 2018 एक मोटी सी बुक है। तो कहता है उसका पर्पस क्या है, तो सीधा सीधी बात है कि इसका पर्पस क्या है, उसमें पावर्स को डेलीगेट किया गया है कि सॉरी उसमें SOP में क्या किया है, पावर्स को डेलीगेट किया गया है। तो इसका जो आंसर है कि क्या पर्पस है, तो अथॉरिटी ऑन पावर, यानी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको पावर दिया गया उनको यानी पावर का डेलीगेशन किया गया। तो SOP का जो पर्पस है वो क्या है, तो अथॉरिटी ऑन पावर्स। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डिमांड नंबर 13 परटेन्स टू, आप लोग आई थिंक आपको पता होगा कि डिमांड नंबर 13 जो है वो प्रोविडेंट फंड, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स ये सबसे संबंधित है आपका डिमांड नंबर 13। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच अब्स्ट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर गुड्स अर्निंग। अब कौन सा अब्स्ट्रैक्ट जो है वो गुड्स अर्निंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इस पर एक वीडियो है कि एक जो हमारे रेलवे की जो अर्निंग होती है मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं कि X Y जो Z है तो Z में जो हो गया वो सन्ड्री अर्निंग हो गया और Y में जो हो गया गुड्स अर्निंग और X में जो हो गया वो कोचिंग अर्निंग हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है गुड्स अर्निंग, तो आंसर योर आंसर विल बी अब्स्ट्रैक्ट Y, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द रेलवे बजट हैज़ बीन मर्ज विथ जनरल बजट विथ इफेक्ट फ्रॉम। देखिए यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन है, कल एक दिन पहले हमने वीडियो अपलोड किया उसमें था फाइनेंशियल ईयर, वहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बातें पूछ रहा था और यहाँ पर पूछ रहा है कि द रेलवे बजट हैज़ बीन मर्ज विथ जनरल बजट विथ इफेक्ट फ्रॉम, तो 2016 टू 17। लेकिन फाइनेंशियल ईयर की बात पूछे तो 2017 टू 2018 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि अ वोट ऑन अकाउंट रिक्वायर्स ऑथराइजेशन ऑफ। देखिए वो अ वोट ऑन अकाउंट रिक्वायर्स ऑथराइजेशन वाई, तो इसका जो आंसर है वोटेड एक्सपेंडिचर और चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में आप पढ़े होंगे कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है वो सैंक्शन होता है बाय प्रेसिडेंट और जो वोटेड एक्सपेंडिचर होता है वो सैंक्शन होता है पार्लियामेंट। और यहाँ क्वेश्चन सेम है, सिर्फ समझने का है कि वोट ऑन अकाउंट रिक्वायर्स ऑथराइजेशन बाय तो पार्लियामेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द चेक एक्सरसाइज बाय रेलवे अकाउंट ऑफिस ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। अब देखिए इसको क्या बोलता है, एक होता है पोस्ट चेक, एक होता है प्री चेक, एक होता है इंटरनल ऑडिट, एक होता है इंटरनल चेक।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि द चेक एक्सरसाइज बाई रेलवे अकाउंट ऑफिस ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इंटरनल चेक। क्या हो जाएगा आंसर? इंटरनल चेक। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इज, अब सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या पर्पस हो सकता है? द टू टेस्ट द अर्नेस्ट ऑफ द टेंडर्स, टू डिस्करेज नॉन सीरियस पार्टीज, ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑब्लिगेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। जो भी कंस्ट्रक्शन का जो ऑब्लिगेशन है, जो टर्म्स हैं, जो कंडीशन है, आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तभी आप मतलब इसमें आगे बढ़िए, इसलिए उन लोगों से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, एसडी, है ना। तो इसे हो जाएगा ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का फुलफिल करने के लिए ही आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। नेक्स्ट है डिमांड नंबर 16 परटेंस हो। तो डिमांड नंबर 16 जो है वो किससे है? तो स्टाफ वेलफेयर फंड नो, प्रोविडेंट फंड नो, रेवेन्यू डिमांड नो, वर्क्स डिमांड यस। इसमें जितने भी तरह के नए क्रिएशन किया जाता है वर्क्स का, नए जो फॉर्मेशन होता है वर्क्स का, उससे पर्टेन करता है डिमांड नंबर 16। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्राइमरी यूनिट्स रेफर टू। अब प्राइमरी यूनिट्स का मतलब क्या है? प्राइमरी यूनिट्स का मेन जो मोटो है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को कहाँ पर, किस तरह से, किस डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस करना है, उसका जो निर्धारण किया जाता है वो लेट डाउन बाय प्राइमरी यूनिट्स। तो आंसर विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल रिव्यू इज प्रिपेयर्ड। देखो किसी भी एक जो फाइनेंशियल रिव्यू है वो रिव्यू जो है वो ईयरली आपको प्रिपेयर किया जाता है। ये हाफ ईयरली या मंथली इस तरह का कोई गेम है नहीं। फाइनेंशियल रिव्यू इज प्रिपेयर्ड ईयरली, यानी प्रत्येक साल फाइनेंशियल रिव्यू प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। मटेरियल एट साइट अकाउंट इज, अब देखिए मटेरियल एट साइट अकाउंट इज किस प्रकार का अकाउंट है? तो रजिस्टर ऑफ वर्क्स, जिसमें पूरी ब्यौरा दिया जाता है। मटेरियल एट साइट अकाउंट की बात कर रहा है, अकाउंट, मटेरियल एट साइट अकाउंट। तो मटेरियल एट साइट अकाउंट क्या है? ये रजिस्टर ऑफ वर्क्स है, जिसमें वर्क्स का पूरा ब्यौरा दिया जाता है कि इसका कंपल्सन कितने दिनों में होगा, इसमें कितने खर्च आएंगे, कितने एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितने एक्सपेंस आएंगे, क्या 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 सप्लीमेंट्री कुछ आइटम्स की भी ज़रूरत है। यानी तमाम तरह की जो वर्क्स है उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें को इसमें रजिस्टर ऑफ वर्क्स में दिखाया जाता है, जिसको बोला जाता है मटेरियल एट साइट अकाउंट। ओके। जनरल मैनेजर हैज़ पॉजिटिव पावर, निगेटिव पावर बोथ। तो देखिए हमारे जो जनरल मैनेजर होता है यानी जीएम, उनके पास पॉजिटिव पावर्स भी होता है और निगेटिव पावर्स भी होता है। निगेटिव पावर इन द सेंस कि मान लीजिए कि वो अपने पावर्स को डेलीगेट करते हैं कोई किसी कंपिटेंट अथॉरिटी को, फिर उनको रियलाइज होता है कि तो वो अपने जो सबऑर्डिनेट जो कंपिटेंट अथॉरिटी है तो वो पावर डेलीगेट उनको कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो जनरल मैनेजर होते हैं उनके पास पॉजिटिव पावर्स एंड नेगेटिव पावर्स दोनों होते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएम रेफर्स टू, जीईएम रेफर्स टू। तो जीईएम का मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी जो भी गवर्नमेंट के रूप में जो भी परचेजिंग किया जाता है वो इसी साइट से किया जाता है, वेबसाइट से किया जाता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएससी? देखिए पीएससी का फुल फॉर्म दो तरह से होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी होता है पीएससी, और दूसरा जो होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है पब्लिक अकाउंट सर्टिफिकेट, यहाँ पर जो होगा वो आंसर होगा प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट पीएससी। ओके। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई पास? देखिए इसके पहले आया था CIPS आया था, सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम, बट यहाँ पर आपका है आई पास, वहाँ पर था CIPS सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम, बट हेयर इज आई पास। तो आई पास का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एप्रोप्रिएशन बिल फॉर विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड इज अप्रूव्ड बाय। तो देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी अमाउंट विड्रॉल किया जाता है उसमें जो अप्रूवल होता है वो पार्लियामेंट का होता है ना, संसद की होती है। नेक्स्ट, सैंक्शन वर्क्स कॉस्टिंग बिलो 2.5 करोड़ आर एग्जिबिटेड इन द पिंक बुक अंडर द लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड बुक्स। यानी ये कह रहा कि जो लॉ होता है LAW लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स,
यानी जो भी सैंक्शन वर्क्स कॉस्टिंग बिलो 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ के कॉस्टिंग से बिलो जितने भी तरह के वर्क सैंक्शन होते हैं वो पिंक बुक के अंतर्गत लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स में उसको रखा जाता है, ठीक है। और जो 2.5 से मोर देन हो तो वो आइटमाइज्ड वर्क्स में रखा जाता है, तब आपका ऑप्शन होता। यदि यहाँ पर मोर देन रहता तो आइटमाइज्ड वर्क्स हो जाता, लेकिन यहाँ पर आंसर जो है वो क्वेश्चन जो है वो बिलो 2.5 करोड़ है, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज लेविड फॉर द डिटेंशन ऑफ गुड्स एट रेलवे परमिसेज आफ्टर द एक्सपायर ऑफ फ्री टाइम, है ना। ये जो क्वेश्चन की कह रहा है रेलवे परमिसेज में जितने लेट तक फ्री टाइम से गुड्स रहता है रेलवे परमिसेज में तो कौन से चार्जेज लगाया जाता है, तो वो डैमरेज चार्जेज लगाया जाता है। देखिए डैमरेज चार्जेज और बारफेज चार्जेज में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इस कंफ्यूजन से बचने का एक सटीक तरीका देखिए यहाँ पर डिटेंशन लिखा हुआ है, डिटेंशन, इसको याद रखिएगा। यदि डिटेंशन ऑफ गुड्स एट रेलवे परमिसेज हो, डिटेंशन हो, तो डी फॉर डिटेंशन एंड डी फॉर डैमरेज चार्जेज याद रखिएगा। विच ऑफ द ऑडिट ऑब्जेक्शन आर डील्ड एट द लेवल ऑफ रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड के स्तर पर जो ऑडिट ऑब्जेक्शन होता है वो ड्राफ्ट पैरा के माध्यम से किया जाता है, यानी ड्राफ्ट पैरा में ये चीज़ दिया जाता है कि विद इन 8 डेज वो इन्फॉर्म करना रहता है, विद इन 8 डेज। नेक्स्ट जो है वो है कि GST इज ए कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेस्ट ऑन, तो देखिए GST जो है उसमें जो भी कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज का होता है वो वेस्ट अपॉन होता है डेस्टिनेशन, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 41 की रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इज बजटेड अंडर, तो देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो सबमिट किया जाता है तो उसको बाद में फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क रिफंड कर दिया जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इज बजटेड अंडर, तो उसे एक कैपिटल के रूप में रिफंड किया जाता है क्योंकि ये उसका खुद का अमाउंट है और वही अमाउंट उसको फिर बाद में कॉन्ट्रैक्टर को रिफंड किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इज बजटेड अंडर, तो कैपिटल, ओके। तो होप माय डियर फ्रेंड्स कि आज का जो ये सेशन है, वीडियो है, जो कलेक्शन है क्वेश्चन का आपको अच्छा लगा और नो डाउट इसमें जो भी क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल रनिंग क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में इस सेशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही इम्प्रेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।